एक वेक्टर के टेल पर दूसरा वेक्टर का टेल रखेंगे। बात समझ में आया? और उस दोनों को किसी समांतर चतुर्भुज का संलग्न भुजा मान लेंगे। ये बात समझ में आया? इस दोनों को, दो वेक्टर हो गया, ए वेक्टर और बी वेक्टर, एक वेक्टर के टेल पर दूसरा वेक्टर का क्या रख दिए? टेल। और इसको दो समांतर, किसी समांतर चतुर्भुज का संलग्न भुजा मानेंगे। मतलब इसके समांतर एक लाइन खींचेंगे और एक इसके समांतर लाइन खींचेंगे, तो एक क्या चीज बनेगा? समांतर चतुर्भुज बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। तो इसका वो डायगोनल जो दोनों टेल से जाता है वही इसका रिजल्टेंट वेक्टर होता है। बात समझ में आया? क्या क्या बोले? एक सदिश के टेल पर दूसरा सदिश का टेल रखते हैं और इस दोनों वेक्टर को किसी समांतर चतुर्भुज का संलग्न भुजा मानकर एक चतुर्भुज पूरा करते हैं। मतलब इसके समांतर एक लाइन और इसके समांतर एक लाइन, तो एक समांतर चतुर्भुज बनेगा जिसको पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है? इस समांतर चतुर्भुज का वो डायगोनल, वो विकर्ण जो दोनों टेल से जाता है, ये रिजल्टेंट वेक्टर। अंतर बोलने का केवल है। इस वेक्टर को उठाकर यहां रख दीजिए तो हो जाएगा ट्रायंगल ना। एक वेक्टर के हेड पर दूसरा वेक्टर का टेल रखा गया तो फ्री टेल से फ्री हेड तक रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। इस वेक्टर को उठाकर यहां रख दीजिए, यहां रख दीजिए तो फिर पैरेललोग्राम लाओगे। केवल बोलने का तरीका अलग है, बाकी जोड़ने का सब कुछ, रिजल्टेंट वेक्टर या डायरेक्शन के लिए सब कुछ वही वैल्यू आएगा। बात समझ में आया? लेकिन ये कारगर कहीं कहीं पर होता है जहां पर फिगर बनाना आसान होता है। एक पॉइंट पर मान लिया जाए दो गो फोर्स लग रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मान लिया जाए इधर आया, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड आया इस डायरेक्शन में। अब इस दोनों को जोड़ना है तो ट्रायंगल ना लगाने में क्या समस्या होगा? पहले इसको उठाकर यहां रखना पड़ेगा। ऐसे क्या करेंगे? इसके समांतर एक लाइन खींच दिए, एक इसके समांतर लाइन खींच दिए, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। इसमें वेक्टर को उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कब? जब किसी दो वेक्टर को जोड़ना हो या घटाना हो या किसी दो वेक्टर के कारण रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना हो, वैसी स्थिति में यहां पर वेक्टर को उठाकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर रखना नहीं पड़ता है। ये सुविधा है केवल। ठीक है? बाकी रिजल्टेंट वेक्टर सब कुछ वही आएगा जो ट्रायंगल लॉ से पढ़े थे। ठीक है? आप लिख लीजिए पहले स्टेटमेंट। when the tail of a vector when the tail of a vector when the tail of a vector is kept on the head of other vector ना, हेड पर कैसे रखें? when the tail of a vector is kept on the tail of other vector and assuming them as adjacent side of a parallelogram, then the diagonal which passing through both the tails is the resultant vector. बात समझ में आ गया? हिंदी लिख लीजिए पहले। जब किसी एक सदिश के टेल को
जब किसी एक सदिश के टेल को दूसरे सदिश के टेल पर, एक सदिश के टेल को दूसरे सदिश के टेल पर, एक सदिश के टेल को दूसरे सदिश के टेल पर रखा जाता है और इसे किसी समांतर चतुर्भुज का, किसी समांतर चतुर्भुज का संलग्न भुजा, किसी समांतर चतुर्भुज का संलग्न भुजा, संलग्न भुजा मानकर, संलग्न भुजा मानकर चतुर्भुज पूरा किया जाता है, चतुर्भुज पूरा किया जाता है तो वह विकर्ण, जो दोनों टेल से जाता है, वह विकर्ण जो दोनों टेल से जाता है, दोनों टेल से जाता है, दोनों टेल से जाता है, परिणामी सदिश होता है, परिणामी सदिश होता है। परिणामी सदिश होता है। लिख लिया? दो वेक्टर मान लेंगे, एक वेक्टर हो गया ए वेक्टर और दूसरा हो गया बी वेक्टर, और दोनों के बीच का कोण लिखा हुआ है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू थीटा। मतलब ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण, बीच का कोण कितना माने हैं? थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक वेक्टर को रखेंगे और इसके टेल पर दूसरा वेक्टर को उठाकर लाएंगे, इसके टेल पर रखेंगे, एक के टेल पर दूसरा का टेल, पैरेललोग्राम ला। यदि ट्रायंगल ला रहता तो हेड पर दूसरा वेक्टर का टेल रखते, ये ट्रायंगल ला में पढ़े थे, नई बात समझे? अभी हम लोग पैरेललोग्राम ला पढ़ रहे हैं, तो एक का टेल दूसरे के टेल पर रखेंगे, नहीं? और इसके समांतर, दोनों के समांतर एक एक और लाइन खींचेंगे ताकि चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज पूरा हो जाए। इसके समांतर एक लाइन खींचे, एक इसके समांतर भी एक लाइन खींचे के समांतर। अब एक समांतर चतुर्भुज बना। इस चतुर्भुज का वो विकर्ण जो दोनों के टेल से जाता है, यहां से जाता है, ये वाला क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट। नई बात समझ में आया? ये दोनों के बीच का कोण था, ये दोनों के बीच का कोण कितना था? थीटा था, और ये वाला कोण रहेगा अल्फा, पहला वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच। फॉर्मूला वही आएगा, साबित करने की जरूरत नहीं, इसको भी साबित करेंगे तो इसी लम डाल के करेंगे, लेकिन रिजल्ट भी वही आएगा, तो हम बार बार क्यों साबित करें? अंडर रूट ऑफ क्या पढ़े थे? मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत है? और अल्फा का वैल्यू यदि लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? tan इनवर्स, बोलिए, मॉड बी साइन थीटा और बटा मॉड ए प्लस मॉड बी, ये आ गया क्या चीज? डायरेक्शन का। जो पहले पढ़े थे वही है, आप केवल इसको फिगर से दिखा दीजिए, ऐसे लगाते हैं। ठीक है,
हो गया। नेक्स्ट लिखिए, एक और लिखा है थे, क्या चीज? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिश योग का बहुभुज नियम। सदिश योग का बहुभुज बहुभुज नियम। सदिश योग का बहुभुज नियम। सदिश योग का बहुभुज नियम, ये भी एक प्रकार का ट्रायंगल लॉ ही है। जैसे ट्रायंगल लॉ में क्या करते थे, एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के हेड पर रखते थे, टेल पर रखते हैं, तो ये वो नियम नहीं याद हुआ। ट्रायंगल लॉ में क्या बताए थे, एक वेक्टर के हेड को, हाँ, दूसरा का, या एक वेक्टर के हेड पर दूसरा वेक्टर का टेल रखते हैं ना, बात समझे? एक हेड और एक टेल, बात समझ में आया? इसी तरह से रखते जाएंगे, एक वेक्टर के हेड पर दूसरा का टेल, फिर दूसरा के हेड पर तीसरा का टेल, फिर तीसरा के हेड पर चौथा का टेल, ना बात समझे? एक हेड और एक टेल, मतलब ट्रायंगल लॉ को कहिए बार बार लगाना है, बात समझ में आया? जैसे देखिए, एक वेक्टर ले लिए, इसके हेड पर दूसरा वेक्टर का टेल, और फिर दूसरा वेक्टर के हेड पर तीसरा का टेल, चौथा वेक्टर के हेड पर तीसरा वेक्टर के हेड पर चौथा वेक्टर का टेल। इसी तरह जो वेक्टर जिधर रहेगा जिस डायरेक्शन के साथ रखते जाएंगे, और जो फाइनली बच जाएगा फ्री टेल से फ्री हेड तक, ये वाला क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट। जितना वेक्टर जोड़ना है, एक वेक्टर के हेड पर दूसरा वेक्टर का टेल, फिर दूसरा वेक्टर के हेड पर तीसरा वेक्टर का टेल, तीसरा वेक्टर के हेड पर चौथा वेक्टर, जितना भी वेक्टर है इसी तरह से अरेंज करते जाएंगे। लास्ट में जो बच जाएगा पहला के टेल से अंतिम का हेड तक, वो क्या हो जाएगा? उन सभी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको। व्हेन व्हेन the tail of the tail of a vector, tail of second vector लिखिए, second vector is kept on the head of first vector, tail of third vector is kept on the head of second vector, then and so on, इसी तरह अन्य सभी को, and so on, then from free tail to free head is the resultant vector, लिख लिया?
लिखा जी, लिखिए। जब दूसरा सदिश के टेल को, जब दूसरा सदिश के टेल को पहला सदिश के, दूसरा सदिश के टेल को पहला सदिश के हेड पर, दूसरा सदिश के टेल को पहला सदिश के हेड पर रखा जाता है, कॉमा देकर लिखिए। तीसरा सदिश के टेल को, तीसरा सदिश के टेल को तीसरा सदिश के टेल को दूसरा सदिश के हेड पर, दूसरा सदिश के हेड पर रखा जाता है और अन्य सभी सदिशों को, और अन्य सभी सदिशों को इसी प्रकार रखा जाता है, और अन्य सभी सदिशों को इसी प्रकार रखा जाता है, तो स्वतंत्र टेल से, स्वतंत्र टेल से स्वतंत्र हेड तक, स्वतंत्र हेड तक परिणामी सदिश होता है। परिणामी सदिश होता है। लिख लिया? बात समझ में आया? मतलब क्या, एक सदिश के टेल पर पहला सदिश के हेड पर दूसरा सदिश का क्या रखेंगे, टेल, और फिर इसी तरह से दूसरा सदिश के हेड पर तीसरा सदिश का टेल। ना बात समझ में आ गया? और फिर क्या करेंगे, चौथा सदिश के टेल को, चौथा सदिश के टेल को तीसरा सदिश के हेड पर। ना बात समझे? इसी तरह रखते जाना है जिस डायरेक्शन में रहे। पांचवा सदिश के टेल को चौथा सदिश के हेड पर। अब यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ये हो गया आर वेक्टर। यहां पर लिख सकते हैं आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर और प्लस ई वेक्टर। वेक्टर सम करेंगे। अब करने का तो इसमें लगाना पड़ेगा कौन सा नियम, ट्रायंगल ला। कैसे लगाएंगे ट्रायंगल ला, बात समझिए। यहां पर इस तरह से पहले इस दोनों वेक्टर को जोड़े, रिजल्टेंट निकाले। अब इसके और इसके बीच का कोण निकालना पड़ेगा। बात समझ में आया? यह है लेंदी प्रक्रिया। ये कुछ पर्टिकुलर उसी टाइप का क्वेश्चन रहता है, वहीं पर काम करता है, क्योंकि मैथ में साधारणतः यूज हो। फिजिक्स में अब कभी कभी यूज हो सकता है कि एक और वेक्टर दे देता है, मान लिया जाए इस तरह से वेक्टर देता है, ये रिजल्टेंट वेक्टर नहीं देता। यहां पर ये रिजल्टेंट वेक्टर ना दे करके एक वेक्टर और जोड़ देता, ये मान लिया जाए एफ वेक्टर रहता, और पूछता कि बताइए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस एफ वेक्टर का वैल्यू कितना होगा। ना बात समझा? ऐसा पूछ देता, समझ में आ रहा है? ना होगा, बताइए। समझ में आया तो बोलिए। फिगर दिखाया हुआ है, तुमने बोला हाँ सर समझ में आ गया। यही सब कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन रहेगा जिसमें ये नियम लगेगा। सब जगह ये नियम नहीं काम करता है। क्यों नहीं काम करता है, कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा। पहले पहला दो वेक्टर को तो ट्रायंगल लॉ से जोड़ देंगे। अब इसका जो दोनों का रिजल्टेंट आया, इसके और इसके बीच का कौन आएगा, तब ना हम इस दोनों को जोड़ पाएंगे।
अब इसको जोड़ने के लिए पहले इस दोनों का कोण निकालिएगा, वो आ जाएगा कॉम्प्लिकेटेड। फिर अब निकला इसका रिजल्टेंट, तो फिर इसके रिजल्टेंट के साथ इसको जोड़ना, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि ऐसे दो वेक्टर से ज्यादा का यदि जोड़ रहेगा तो फिर दूसरा मेथड है जो कि कंपोनेंट मेथड है, उसी मेथड से आप जोड़ सकते हैं। अब पर्टिकुलर इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर वहां पर ये नियम काम करेगा। देखो क्या बताया गया, एक के हेड पर, पहला वेक्टर के हेड पर दूसरा वेक्टर का टेल, इस तरह से जोड़ते गए, सब वेक्टर को जोड़े, तो जो पहला वेक्टर का टेल है और अंतिम वेक्टर का हेड है वो दोनों तो एक ही पॉइंट पर आ गया, तो दोनों के बीच की दूरी कितना बचा, 0। इसका रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ जाएगा, क्या बात समझा। इस तरह के पर्टिकुलर फिगर से दिखाया हुआ है कोई क्वेश्चन, तब फिर आप उसको कैलकुलेट, जैसे सिंपल एक वेक्टर के हेड पर दूसरा वेक्टर का टेल रखते गए, लास्ट वेक्टर का जो ई वेक्टर था उसके हेड पर यह वेक्टर का टेल रखे, तो यह पहुंच गया कहां, पहला वेक्टर के टेल पर पहुंच गया। एफ वेक्टर का हेड पहला वेक्टर के टेल पर पहुंच गया, तो कहिए पहला वेक्टर का टेल और अंतिम वेक्टर के हेड के बीच का दूरी कितना बचा, 0। तो इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 0। कुछ इस तरह का पर्टिकुलर क्वेश्चन रहेगा तब ये ज्यादा नियम काम करता है, ऐसे ये नियम उतना कारगर नहीं है। इससे ज्यादा हम लोग उपयोग करेंगे क्या चीज का, दो वेक्टर के, क्या चीज का, दो वेक्टर का जोड़ने के लिए ट्रायंगल लॉ का उपयोग करेंगे, नहीं तो फिर तीन वेक्टर रहेगा तो कंपोनेंट मेथड से हम लोग जोड़ेंगे। तो क्या अभी आपको हम एक जोड़कर बता दे रहे हैं, ठीक है, इसको लिख लीजिए पहले, लिखिए उसके बाद बताते हैं एक क्वेश्चन। क्या हो गया, कोई दिक्कत है, एक क्वेश्चन लिखिए। जब दो वेक्टर से ज्यादा जोड़ना रहेगा तो कैसे जोड़ेंगे, ये कोण दिया हुआ है 37 डिग्री और इसका लंबाई दे रखा है 5 मीटर, 5 मीटर, 3 मीटर और इसका लंबाई 2 मीटर। इधर है एक्स एक्सिस और इधर है वाई एक्सिस। पूछ रहा है फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर of three vectors, of three vectors shown in figure। ठीक है, इसको जोड़ना है।
कैसे जोड़ेंगे बताओ। बनेगा। देखिए, इसको जोड़ने के लिए आपको कंपोनेंट मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। जो अभी पॉलीगॉन लॉ बताए थे उसके हिसाब से यदि जोड़िएगा तो जुटना चाहिए कैसे, ये वाला इसका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाए। नहीं आएगा। पहला वेक्टर के हेड पर कौन सा है, बी वेक्टर का टेल है, फिर बी वेक्टर के हेड पर सी वेक्टर का टेल है, तो फ्री टेल से फ्री हेड तक ये रिजल्टेंट होगा। अब कैसे निकालेंगे कुछ पता नहीं चलेगा, पहले वही होगा कि इस दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे, ये रिजल्टेंट वेक्टर, फिर इसके और इसके बीच का कोण ज्ञात करना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इसको ऐसे बनाते हैं हम। कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। एक फिगर ले लेंगे, एक्स एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। बात समझ में आया। अब यहां पर इसको हम सुविधा के लिए मान ले रहे हैं ए वेक्टर, और इसको मान ले रहे हैं बी वेक्टर, और इसको मान ले रहे हैं सी वेक्टर, सुविधा के लिए, लिखने में सुविधा। ठीक है। अब ए वेक्टर को यहां लाकर इसके ऑरिजिन पर रखेंगे। ये कौन सा वेक्टर हो गया, ए वेक्टर। ये कोण कितना डिग्री था, 37 डिग्री, और इसका लंबाई कितना था, 5 मीटर। बी वेक्टर को भी इसी तरह ऑरिजिन पर ही लाकर रखेंगे। इसको भी उठाकर कहां लाकर रखेंगे, ऑरिजिन। तो ऐसे रखेंगे। कितना मीटर लंबाई है, चलो अलग कलर से दिखा। यहां पर ये हो गया कौन सा, बी वेक्टर। इसका लंबाई कितना हो गया, ये एक्स एक्सिस के समांतर है, इसको दिखाएंगे भी एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये आ जाएगा 3 मीटर। और फिर इस वेक्टर को उठाकर भी ऑरिजिन पर लाएंगे, कहां पर आ जाएगा, वाई एक्सिस के अलोंग। ये कितना मीटर आ जाएगा, ये सी वेक्टर हो गया 2 मीटर नहीं हो गया। प्रत्येक वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। नई बात समझ में आया, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बताए, पीछे देखकर बताइए। ए वेक्टर बराबर, ए वेक्टर का कंपोनेंट में कैसे लिखे थे, देखो इधर थीटा रहता था, उधर क्या चीज, कॉस थीटा। देखो देखो पलट के देखो, देखो गलत चीज थोड़ी ना देखने कह रहे हैं, देखिए पीछे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बताए हैं या नहीं, बताए हैं, क्या बताए थे, देखो इधर इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा, मॉड ए कॉस थीटा बताए थे। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को कहते थे आई कैप। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को क्या कहते थे, तो ये तो मैग्नीट्यूड हुआ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और इसको हम लोग आई कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस मॉड ए साइन थीटा जे कैप। वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट होगा मॉड ऑफ ए साइन थीटा, उसमें हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत है, तो मॉड ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 मीटर है, 5 केवल रखते हैं, और आ जाएगा कॉस 37 आई कैप प्लस मॉड ए 5 साइन 37 क्या चीज, जे कैप। साइन 37 का मान बताए हैं, कितना लोग को मालूम है, हाथ खड़ा करिए। साइन 37 का मान बताओ, बताओ जी, साइन 37 का मान कितना होता है, और कॉस 37 का मान, हाँ 4/5, तो ये कितना आ जाएगा, 4/5, बैठ जाइए। ये आई कैप हो गया प्लस 5 साइन 37 का मान 3/5 जे कैप, तो 5 से 5 कट गया, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, नहीं हो गया। ए वेक्टर को लिखे, इसी तरह से बी वेक्टर को भी लिखेंगे। बी वेक्टर बराबर क्या लिखाएगा, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच नहीं है, केवल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है,
तो वी वेक्टर को लिखेंगे तब पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड कौन सा एक्सिस के लॉन्ग है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग। एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर को क्या कहते हैं? आई कैप। अभी तो बता रहे हैं जी एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर को क्या कह रहे हैं? आई कैप। तो केवल एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, इसलिए यदि कोई और कोण पर रहता, इधर रहता, तो इसका एक्स कंपोनेंट भी लिखते और वाई कंपोनेंट, मतलब आई कैप में भी लिखते, और नीचे की ओर रहता तो यहां पर जो जे कैप लिखे उसको कैसा लिखते? माइनस जे कैप। बात समझ में आया? ये केवल बी वेक्टर कौन सा एक्सिस के लॉन्ग है? केवल कौन सा एक्सिस के लॉन्ग है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, इसलिए पूरा का पूरा क्या लिख देंगे? आई कैप। बात समझ में आ गया? इसी तरह से सी वेक्टर को लिखेंगे तो 2 मीटर है, और ये पूरा कौन सा एक्सिस के लॉन्ग है? वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर को क्या कहते हैं? अब हमको तीनों वेक्टर को जोड़ देना। क्या करना है? ए वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर बराबर पूछा है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ए वेक्टर बराबर आ गया 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस बी वेक्टर का वैल्यू आ गया 3i कैप और प्लस 2j कैप। सी वेक्टर का वैल्यू आ गया। आई वाले को आई के साथ जोड़ दीजिए, तो 4 और 3 7i कैप प्लस 5j कैप। ये आर वेक्टर आ गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आंसर हमेशा देना होता है क्वेश्चन के फॉर्म। क्वेश्चन में कहीं आई जे के कैप नाम लिया, आई जे तो हम अपने मन से लाए हैं, तो आपको आंसर देते समय भी ध्यान रखना होगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ कौन दिखा दें। कभी भी हम आई जे के कैप नहीं लिखें। यदि वो पूछता कि आई कैप जे कैप के फॉर्म में बताइए, तब हम बताते। अब क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं, तो क्वेश्चन फिगर के रूप में दिया है, तो आपको आंसर भी अपने से फिगर के रूप में देना। बात समझ में आया? ये सेल्फ नोन रहता है, जैसा क्वेश्चन वैसा ही आंसर। यहां पर एक्स एक्सिस दिखाया है, वाई एक्सिस दिखाया है, लेकिन ये नहीं बोला कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर को क्या कहते हैं? आई कैप कहते हैं। बात समझ में आया? हम नहीं बोला है, तो हम भी कैलकुलेशन में अपना सुविधा के लिए लाए हैं, लेकिन फिर लास्ट में आंसर देते समय उसको क्या कर लेंगे? हटा लेंगे। बात समझ में आया? कैसे हटाएंगे अब समझिए, इससे कुछ अनुमान लगेगा। ये 4i कैप का मतलब क्या हो रहा था कि ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के लॉन्ग लंबाई कितना था? 4, और वाई एक्सिस के लॉन्ग इसकी लंबाई कितना था? 3। अब यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर का आया 7i कैप और 5j कैप। इसका मतलब हुआ कि रिजल्टेंट वेक्टर जो भी होगा किस डायरेक्शन में होगा, अभी हमको डायरेक्शन नहीं मालूम है, लेकिन इतना तय बात है कि उसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्रभाव होगा कितना? 7। यहां पर ये वाला लंबाई कितना होगा? 7, और वाई एक्सिस के लॉन्ग लंबाई कितना होगा? 5। मतलब यहां से यहां तक का दूरी होगा 7 मीटर, और ये वाला दूरी होगा 5। कैसे जाने? यहां आई जे से हम अनुमान लगा कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग 7 और वाई, अब इसकी लंबाई क्या होगा जो बाद में सोचेंगे। बात समझ में आया? पहले जो दिख रहा है वो किए कि आई कैप का मतलब हो गया एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसका प्रभाव कितना है? 7 मीटर है, और वाई एक्सिस के लॉन्ग प्रभाव कितना है? 5 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब यदि आपको ये कोण पूछता है तो कैसे निकालेंगे? देखो यहां ये यदि अल्फा पूछ दे, वो तो बताया था अल्फा का मान एक वेक्टर में, तो यहां पर क्या करना होगा? इस अल्फा को निकालने के लिए देखिए ये है 5, जब ये 5 है तो ये भी कितना होगा? 5। बात समझ में? वही रखिए ना, ये कितना हो गया? 5, और ये कितना हो गया? 7। तो tan थीटा बराबर लगाएंगे तो क्या होगा? ऊंचाई बटा आधार, तो tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 5/7। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 5/7। मतलब ये अल्फा का मान कितना हो गया? tan इनवर्स 5/7। नहीं, अब बचा इसकी लंबाई। इसकी लंबाई कितना होगा? तो वही मॉड ऑफ आर वेक्टर होगा। तो मॉड ऑफ आर वेक्टर बराबर क्या बताए थे? √ऑफ। ना सब जगह एक के बान नहीं चलता, डॉक्टर तर जाएगा ना तो सबको फीवरे रहेगा, लेकिन आपको टेस्ट कराया तो फीवरे का है, लेकिन दूसर बीमारी रहेगा तो वही दवाई चलाएगा। दूसर का दूसर बीमारी, यहां पर दूसरा बीमारी है, यहां आई जे के कैप के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग लिखे हैं एक जगह, देख लो
ए वेक्टर बराबर ऐसा लिखे थे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, नहीं लिखे हैं? देख लो, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के जगह पर देखो तो वहां पर मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर बताए थे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है? ऐसा लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के जगह पर? ऐसा नहीं लिखा है तो डॉट प्रोडक्ट में लिखाएंगे, अलग अलग लिखा हुआ है ना जी। तब देखिए, नहीं भी लिखा हुआ है तो छोड़ो ना, उतना यहां नहीं दिख रहा है तुमको, कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है? यहां देखिए, ये इधर देखो, ये वाला कितना है 7, ये वाला कितना है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे बताओ? हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसी बात को निहाल लिख रहे थे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। नहीं बात समझ में आया? तो 49 और प्लस 25 कितना आ गया? √70, ये ना आ जाएगा 74 ना, ये आ जाएगा √74 हो गया। ऐसे ही दिखा दिए, अल्फा का मान दिखा दिया और इसका लंबाई दिखा दिए, ये आर वेक्टर बराबर हो गया। बात समझे? कोई दिक्कत है? चलिए लिख लीजिए, यहां से लिखिए।
ऐसा दिया रहे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला ऐसे लगाएंगे। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ए वेक्टर बराबर ऐसा है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। है बात समझे? जैसे अभी था, जैसे दो गो था यहां पर, आई कैप का कोएफिशिएंट और जे कैप का कोएफिशिएंट, तो आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर दिए, जे कैप के कोएफिशिएंट जे कैप के कोएफिशिएंट को स्क्वायर करके जोड़ दिए। जब तीनों रहेगा तो तीनों को जोड़ देंगे, यदि दो रहता है तो भी लिख देते हैं। ए वेक्टर बराबर ऐसा रहा है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर क्या होगा, सदिश ए का मैग्नीट्यूड ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। नहीं हो जाएगा? इस तरह से आप लिख लीजिए इसको। और क्वेश्चन बनाएगा कि आगे बताएं? है क्वेश्चन दे हैं? बोलो, लिखो तो क्वेश्चन है। चलो हम दे देते हैं। चलो थोड़ा आसान। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया आर, और ये हो गया 45 डिग्री। एक वेक्टर इधर है, इसका भी लंबाई आर है और इसका भी लंबाई आर है, आर है। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स shown in figure। और बनाइए, ये उसका मैग्नीट्यूड है, जैसे वहां मैग्नीट्यूड था ना 4 मीटर 3 मीटर 2 मीटर कुछ कुछ, वैसे यहां पर उसकी लंबाई कितना है, आर है। बनाइए, जैसे उसको बनाए थे वैसे मान लीजिए पहले तीनों को तीन वेक्टर।
बना ए वेक्टर बराबर लिखा है जी। अरे यार उधर उसमें काहे लगी सट मैग्नेट है ओकरा में रे यार, उधर चलो, ओकरा में सटल है, घुस और चल जाओ अंदर। ठंडी कौन बोल रहा है ठंडी? तो चल जाओ घरे रहना, यहाँ काहे लाया है? चलो और उधर, और हम सटल जा रहा है, सटल जा रहा है, चलो और उधर। अरे लड़का तू अपना बनाया है, एक थोपी आके दे देंगे तो सुधरिए जाएगा। अपने लिख नहीं रहा है और दूसर के बता रहा है। मना कि नहीं से मना जी। क्या करेंगे बताइए? पहले मान लेंगे तीनों को अलग अलग वेक्टर। नहीं, एक को मान लिए ए वेक्टर, दूसरा को मान लिए बी वेक्टर, और इसको मान लिए कैसा सी वेक्टर। तो ए वेक्टर बराबर लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? आर कॉस 45 आई कैप, इधर थीटा उधर कॉस थीटा, थीटा था 45 तो 45 रख दिए, प्लस आर साइन 45 डिग्री जे कैप। नहीं लिखा जाएगा जैसे अभी ऊपर वाला को लिखे थे, तो कॉस 45 का मान कितना होता है? 1/√2, 1/√2 लिख दिए आई कैप, प्लस आर इंटू 1/√2 जे कैप। नहीं हो गया? ए वेक्टर बराबर हो गया। इसी तरह से बी वेक्टर बराबर लिखेंगे, तो बी वेक्टर पूरा किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो आर आई कैप हो जाएगा। और सी वेक्टर बराबर लिखेंगे, बताइए क्या होगा? आर जे कैप। तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट पूछा है, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ए वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे? r/√2 आई कैप प्लस r/√2 जे कैप। बी वेक्टर का आया था आर आई कैप प्लस आर जे कैप। आर तो सब में कॉमन है, तो ले ले आर कॉमन। यहां पर क्या आ गया? यहां देखो 1/√2 आई कैप, बात समझ में आया? 1/√2, और इसमें से भी कॉमन ले लिए कितना? आई। इसमें और इसमें आर पहले सब में कॉमन, और इसमें आई कैप कॉमन ले लिए, तो यहां पर बचा 1/√2 और यहां पर बचा 1, और प्लस यहां पर उसी तरह से जे कैप कॉमन ले लिए, तो अंदर में बचेगा 1/√2 और प्लस 1। नहीं आ जाएगा? कोई दिक्कत है? ये रिजल्टेंट वेक्टर का आ गया वैल्यू। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो अभी बताए √ऑफ आई कैप का कोएफिशिएंट का गुणांक, आई कैप का कोएफिशिएंट या आई कैप का गुणांक, इसी को गुणांक कहेंगे या कोएफिशिएंट कहेंगे। तो ये तो गुणांक है, साथ साथ ये भी है, तो r इंटू 1/√2 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, प्लस यहां पर भी r रहेगा, नहीं 1/√2 प्लस 1 का नहीं हो जाएगा। अब नहीं लग रहा है? दो बार सेम बात है,
यहां पर ये भी पूरा का एक्स स्क्वायर मान लीजिए, पूरा एक्स है तो ये भी एक्स है, इसका भी स्क्वायर है ना, बात समझे। तो ये पूरा को एक्स माने तो ये भी एक्स है, तो कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड इसका, बोलो, तो ये 2 बार आ जाएगा। अरे ये पूरा एक्स जैसा है या नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो एक्स के जगह पर कितना है आर √2 + 1 और इसका स्क्वायर केवल करेंगे। समझ में नहीं आता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा, ऐसा थोड़ी 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स कहां पर है, ये पूरा एक्स माने तो ये भी पूरा एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर है, बात समझे। अब देखो ये वाला रूट से बाहर निकल जाए, रूट है और स्क्वायर है, तो रूट और स्क्वायर से खत्म, आर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, केवल बचेगा रूट के अंदर 2 और बाहर में बचेगा कितना r × 1/√2 + 1। इसको आर को ब्रैकेट खोल भी सकता है, नहीं इस ब्रैकेट को आप खोल भी सकते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो यहां पर √2r और बटा √2 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो r√2 या ऐसे लिखिए √2r, इसको मल्टीप्लाई किए तो √2 से √2 कट गया, बच गया कितना r प्लस √2 और इंटू r कर सकते, r कॉमन ले लिए दोनों से, ये रिजल्टेंट वेक्टर का क्या आ गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के लिए देखो ये वाला कोण फिर से कैसा मान लेंगे, अरे अभी निकाले थे ना कि रिजल्टेंट वेक्टर जो आया, देखो यहां रिजल्टेंट वेक्टर जो आया कैसा आया था, ये वाला आया, ये मान लिया रिजल्टेंट वेक्टर आया, ये कोण अभी मालूम नहीं है लेकिन ये वाला मालूम है, ये वाला कितना हो जाएगा r × 1/√2 और +1। यहां देखो इसमें कितना आया था जे कैप और के कैप का कोएफिशिएंट, तो ये वाला भी कितना आ जाएगा, यहां से यहां तक का भी दूरी कितना आ जाएगा r × 1/√2 + 1। तब फिर से tan अल्फा बराबर ये वाला निकालेंगे, तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा ऊंचाई r × 1/√2 + 1 और बटा r × 1/√2 प्लस पूरा कट जाएगा, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 और 1 का मतलब कितना होता है 45 डिग्री। बात समझ में आया, मतलब अल्फा का मान कितना आ गया, बात बुझाया या नहीं, बनाया था ऐसे, ये वाला कैलकुलेशन करना, वही तो बोल रहे थे थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, यहां तक तो करना आसान था। चलिए लिखिए, जो नहीं लिखे बनाइए इसको। आवाज नहीं करिए, लिखिए।
लिए तो हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, सदिश का गुणनफल। क्या कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए। हो गया। देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, ट्रिपल प्रोडक्ट भी पढ़ना है लेकिन मैथ में वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ता है तो हम बताते हैं। मैथ वाले सर से सर वेक्टर बताएंगे, उसमें आपको बताया जाएगा ट्रिपल प्रोडक्ट। अभी हम लोग केवल मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ेंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का, दो सदिशों का गुणनफल, दो सदिशों का गुणनफल दो तरह से करते हैं। एक को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, या इसी को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी, स्केलर प्रोडक्ट। हिंदी में इसको कहते हैं अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल। और दूसरा कहलाता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, या इसी को कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। इसी को कहते हैं सदिश गुणनफल।
सदिश गुणनफल। दो सदिश को गुना करने का दो तरीका है, एक को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट और एक को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में लिखने में दो वेक्टर के बीच में डॉट आएगा और क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस आएगा। जैसे इसको ए डॉट बी पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे ए क्रॉस बी। बात समझ में आ गया? दोनों का लिखने का तरीका बता रहे हैं, दोनों का अलग अलग फॉर्मूला रहता है, दोनों का सब कुछ अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग प्रक्रिया होता है। डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट है, इसलिए थोड़ा सा आसान है। दो वेक्टर को गुना करने की वैसी प्रक्रिया जिसमें मिलने वाला गुणनफल जो फाइनल रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलेगा, एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। और वेक्टर प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में एक वेक्टर मिलेगा। तो इसमें डायरेक्शन भी पढ़ना पड़ेगा और मैग्नीट्यूड भी पढ़ना पड़ेगा। इसका एक विशेष प्रक्रिया होता है, उसी प्रक्रिया के अंतर्गत गुना किया जाता है। डॉट प्रोडक्ट का भी विशेष प्रक्रिया है, दोनों का अलग अलग फॉर्मूला हम आपको बताएंगे, इसी के आधार पर गुना करेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्लास में इसके बाद देखेंगे हम लोग।